आइए दोस्तों, बहुत बहुत ही शुभकामना आप सभी लोगों को। और फिर आज हम लोग अपने ही स्टूडियो पर आए हुए हैं। और अपने साथ हैं आप महात्मा प्रेम सागर जी, जो कि गिरनार की पहाड़ियों से काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे शुभ अवसर हुआ है इनका आने का। और माघ मेला के आए हुए थे और तब से यहाँ पर ये बिल्कुल विराजमान हैं। और प्रतिदिन अपने नए नए विचारों से लोगों को कुंभ समाप्त हो जाने के बाद भी लोगों को यानी प्रेरित करते हैं। तो इसी पर हम लोग कुछ अपनी चर्चाएं करेंगे कि महाकुंभ समाप्त हो गया है और उस समाप्ति के उपरांत आज जो अपना प्रयागराज है किस अवस्था में है और लोगों को क्या दिया। और लोग जो आए यहाँ पे पर्यटक, उन्होंने माँ गंगा को क्या दिया, यानी लेकर के तो बहुत कुछ लेके गए यहाँ से, है ना, अपनी सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने दिया क्या। तो अभी जैसे देखिए ताज़ा जो न्यूज़ निकली है कि एक कि गंगा नोज के किनारे जब महाकुंभ का समापन हुआ तो उसके आसपास इतने ज़्यादा नारियल के गोले जो पाए गए, बिल्कुल निकाला गया गंगा से। और उसके साथ साथ जो फूल थे, फूल के काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा में जो बिल्कुल वर्तमान स्वरूप को खो चुके थे, वो चीज़ एक गंदगी के रूप में निकला। जूते, कपड़े, तरह तरह की चीज़ें, इतने सारे चीज़ वहाँ पर निकले और कई ट्रकों का बिल्कुल एक मलबे के रूप में जैसे नज़र आया। और ये थोड़ा सा देखने में लगा कि बिल्कुल अशोभनीय लगा, क्योंकि एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि यहाँ पर आए और सफाई कर्मियों को इतना ज़्यादा सम्मान दिया। और उसके बदले तो देखा जाए तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक सफाई कर्मी है। हम खुद ही अपने आप में देखा जाए तो हम लोग खुद ही एक सफाई कर्मी हैं, क्योंकि अपने शरीर को यानी हम लोग सफाई करते हैं। तो हमारे और सफाई कर्मी के बीच में कोई ज़्यादा विशेष अंतर है नहीं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हम लोगों से अच्छे तो बल्कि वो सफाई कर्मी जो होते हैं कि वो अच्छे होते हैं, जो कि हम लोगों के घरों की गंदगियाँ साफ करते हैं। तो अब बताइए, हम लोग जो इतनी श्रद्धा से आए माँ गंगा का स्नान करने पर्व पर, लेकिन हम लोगों ने दिया क्या। ये गंदगी देना एक ये कहाँ की सीख है। और इसी पर जो थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि IUCN भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजग है पर्यावरण से रिलेटेड। और हाँ, प्रधानमंत्री ने भी देखिए कि योजना चला रखी थी कि स्वच्छ मिशन भारत योजना के तहत, और कि कितना ज़्यादा हम लोग पर्यावरण को यानी स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। तो इसी पर कुछ विशेष वार्ता हैं हम लोगों के सामने। महाराज जी जो कि जामनगर से आए हुए हैं, गिरनार की पहाड़ियों से, और वहाँ पे भारी मात्रा में जो कि लंबे समय में वहाँ पर अपना तप भी किए हुए हैं। और उन्हीं के विचारों के द्वारा कुछ इसका यानी हम लोग आनंद लेंगे और उसके बारे में फिर हम लोग उससे अपना विचार मंथन करेंगे। हाँ महाराज जी। धन्यवाद आप सभी देशवासियों को, जो कि सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे कि इतने सुंदर हमारा यह भूमि का वरदान स्वरूप जो साधु संतों की दर्शन और सर्च, तो हमारे डॉक्टर राम मिलन जी जो भी कुछ आपसे बोले हैं, कहे हैं, गंभीरता ये है कि मानव अगर खुद अपने आप को हर जगह रखे, हर स्टेप पे रखे, हर जगह अपने आप को प्रस्तुत करे, तो उसको क्या अनुभव होता है। सामान्य प्रजा जो हैं, सामान्य प्रजा और जो व्यक्ति के विचार में जो बात आती है वो यही आती है
कि हम मनुष्य है, लेकिन मनुष्य है लेकिन सही विचार नहीं आया, तब क्या होगा? तो विचार तो बहुत है, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई, पर उपदेश कुशल बहुते। हम उपदेशक बन जाते हैं, निरीक्षक बन जाते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम शुरू करें उस कार्य को खुद से, तो हर कार्य जो है आसान हो जाएगा। और ये सभी मनुष्य को करना चाहिए कि कहीं गंदगी है, और ये तभी ये भारत स्वच्छता बिल्कुल स्वच्छ होंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हम खा लेते हैं और वही छोड़ देते हैं, तो बहुत सब में ये खामियां हैं। हम उस कैरेक्टर को जिए जैसे हमारा ये शरीर मंदिर है और इसी मंदिर में परमात्मा निवास करते हैं, तो हम इस मंदिर को ही सजाएं, अपने इस शरीर को। तो हम ये मंदिर जहां इसमें परमात्मा निवास करते, तो जहां जहां जाएंगे, तो जहां जहां जाएंगे वही परिक्रमा हो जाएगा, और जो कुछ भी हम करेंगे वो पूजा हो जाएगा। फिर इतने गंदगी और इतने जो पर्यावरण को हम लोग दूषित करते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। हमें जो बात देखने को आज इतने विकसित दुनिया में इतनी नई टेक्नोलॉजी को हम उपयोग कर रहे हैं, हमारा जोन जो है, हमारा जो ज्योग्राफी का जो विषय है, हमारे साइंस की जो विषय है, वो सब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि जो उपजाऊ भूमि है, जो सुंदर भूमि है, जिससे हमको अनाज, जिस पर मनुष्य का और सभी जीवों का इंडिपेंडेंट, तो हम कुछ सोना चांदी तो नहीं खाएंगे, हीरा मोती तो नहीं खाएंगे, लेकिन हम खाएंगे क्या? अनाज। अनाज ही खाएंगे। नहीं तो कभी हमको सुनने में मिलता है कि वो जो है आजकल प्लास्टिक का चावल बन रहा है, चाइना में कुछ भी खा लेते हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भूमि धर्म के प्रतिपादन करते हैं, पूरे ग्लोबल को, पूरे विश्व को, जो भूमि शुद्ध खाने की बात करते हैं, और वही भूमि पर सब धरती पर, ज्यादा से ज्यादा धरती पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल बन गया है, बड़े बड़े मतलब कंकर पत्थर के मकान बन रहे हैं। तो वो जो जीवंत भूमि है, अगर उस पर सारे फैक्ट्री लग जाए, सारा कार्य हो जाए, तो उपजाऊ भूमि कैसे उसमें इस जीव का जीवन चलेगा? तो हमें ये ध्यान रखना है कि पूरे देश में बहुत भूमि मरुभूमि है, उस मरुभूमि पर बड़ा कार्य किया जाए, और खास करके पहाड़ियों से जो नदी निकल रही है, उस नदी को एक दूसरे नदी से जोड़कर उस उपजाऊ भूमि के लिए उसके जल को पूरे भारत में बहुत सुंदर अभियान चला है। क्योंकि मैं देखा हूं गुजरात में नर्मदा जल को तो है पूरे डिस्ट्रिक्ट जल को लिंक किया गया है। तो उससे एक तो हमारा जीवन जो है सुंदर हो रहा है, और भी सारा कार्य जो है अच्छा हो रहा है। तो हम अपने गंगा नदी को, बिहार में इतने नदियां हैं जो नदी के जल से ही तबाह रहता है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन उसको क्या सदुपयोग कैसे करें, बस उस पर विचार करना है कि अनादिकाल में जब ऋषि मुनि महात्मा थे तो मनुष्य कम था। प्रयागराज में 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं के साथ जब रहते थे, तो उस समय का बहुत बड़ा पॉपुलेशन रहा होगा। आज 10 लाख लोग, 12 लाख लोगों की आबादी है सिर्फ एक प्रयागराज क्षेत्र, 12 से 15 लाख का होगा। तो इतने लोग खाली एक सिटी में यहां रह रहे हैं,
तो उस समय में 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं के साथ रहते होंगे। गंगा की क्षेत्र है तो उसको खाने की भी जरूरत है, तो इस जमीन के ऊपर में इतना सुंदर रहा। तो ये मनुष्य से गंदगी फैलता है, तो मनुष्य गंदगी फैलाने का एक, क्योंकि वो जाए तो जाए कहाँ, रहना भी यही है, खाना भी यही है, सारे धोना, ये सारे चीज इसी भूमि पे होगा। अगर भूमि के अंदर में भी हम मलबा करके डालते हैं तो भूमि दूषित ही है। इस मनुष्य के ही वेस्टेज चीज जो है वो यहाँ पर इतना है कि उसको, और जितने हम प्लास्टिक तैयार कर रहे हैं, ऐसे जो प्लास्टिक बहुत समय लेता है उसको नष्ट होने में, तो वो सब चीज हम तैयार कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं। तो नेचुरल चीज था वो सब तो हम भूल गए। तो ये एक भूमि है, भारत भूमि, जो सभी पर अपना ध्यान देते हैं, ध्यान डालते हैं, और उस चीज को हम समझते हैं कि ये क्या है। तो हमारा तो जीवन जो है सुंदर है, लेकिन हम अपने आप को सुंदर मान रहे हैं, लेकिन पर्यावरण क्या करें। इतने पब्लिक आए तो ये तो होगा ही, गंदगी भी होंगे, स्वाभाविक है ये। लेकिन उस गंदगी को आपने ठीक कहा, स्वयं उसको हम देखेंगे और बरतेंगे, तभी यह कार्य जो है हम भारत को समृद्ध और स्वच्छ बना पाएंगे। गंदगी हम करते हैं तो नेचर से जुड़ के जो गंदगी होता है, जो कागज है, और ज्यादातर प्रकृति से जुड़ करके वस्त्र हो, और भी कई चीज हैं जो उसको बदलाव करने में, क्योंकि संस्कृति संसार जो है परिवर्तनशील है, तो मनुष्य परिवर्तनशील है। मनुष्य मरता है और उसका हार चाम जो है धरती में दफन हो करके या चिता पर जल के वो पंचभूत में समाहित हो जाता है। कुछ ऐसे केमिकल चीज है जो शरीर में जाने के बाद, इकट्ठे हो जाने के बाद मनुष्य को तकलीफ देते हैं, जैसे रोग हो गया और केमिकल हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो इन सब पर हमें ध्यान देना है, इसलिए पहले बताया गया है, ऋषि पहले कहा कि आप जो मनुष्य करते हो उद्योग, उसमें स्वच्छता की जरूरत है। पूजा पाठ से लेकर के खाने पीने रहने तक की जो व्यवस्था है, उन सब के लिए कहीं ना कहीं हम तो सिर्फ रिच बनना चाहते हैं और अपार संपत्ति उद्योग करके पाना चाहते हैं, लेकिन कोई एक उद्योगपति हो जाए उससे काम नहीं चलेगा। सबको इसके लिए विचार करना पड़ेगा, और हर मनुष्य नेचर से जुड़ करके वो क्या कर रहा है उस पर। इसलिए नेचर से जुड़ने के लिए बताया कि पवित्रता, खान पान, हर चीज, रहन सहन के लिए, स्वच्छता के लिए ओम, और सबसे पहले मंत्र में बोला गया ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिबा जय सम्रेत पुंडरी काक्षम बाह्याभ्यंतर शुचि। किस भी अवस्था में आप रहो, उस अवस्था में आप शुचिता को धारण करिए। जितना हम शुचिता को धारण करेंगे, गंदगी को नहीं फैलाएंगे, उतने ही सरल और सहज से हमारा कार्य संपन्न होता रहेगा। लेकिन जब हम अपने सिर्फ सुर नथुनी के यह सब रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, अपने स्वार्थ में आ करके हम नाना प्रकार के फैक्ट्री उद्योग तो करते हैं, लेकिन उसको ध्यान देना है। अब ये बताइए, प्राकृतिक रूप से जो नदी है, नदियां हैं, उसके किनारे लोग जाकर के बसे अनादिकाल से, जहां उसको लगा कि ये सुविधा है, हमें पानी की सुविधा। अब वहां पे गंदगी करके, अब इतने बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, तो पूरे शहर की गंदगी कहां जाए, वो कौन ठीक करेंगे जो प्राकृतिक। अब ये बरसात होते हैं तो सारे पाइपलाइन जो है सारे तो पक्के हो चुके हैं। पहले जमाने में तो बह करके और फिर समुद्र में जाना और उसमें वो समा करके सब ठीक हो जाता था। लेकिन ये जो पक्के पक्के काम हो रहे हैं
शहर और उसी में खूबसूरती है। मतलब ऊपर से फोकस आर्टिफिशियल हम लोग पढ़ते हैं, आज दुनिया पढ़ रही है, विद्यार्थी लोग इस पर सर्च भी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताइए कभी ना खत्म होने वाला चीज सब, आज वो चीज पर लोग सर्च कर रहे हैं, तो फिर वो कभी ना खत्म होने वाला। तो जब कभी खत्म नहीं होने वाला होगा तो ये दुनिया में जो एक नए नए मनुष्य का, सुंदर सुंदर मनुष्य का अवतार होता था, जन्म होता था, में मतलब ये भूमि अर्थ धर्म काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे मानिए, इसको साधने के लिए हमें लोगों से प्रेम करने के लिए यहाँ सब कुछ था। पूरे दुनिया में सबसे सुंदर उत्तम भूमि, इस भूमि को भारत भूमि कहा गया। अब यहाँ पर इतने, क्योंकि ये तपोभूमि है, भारत भूमि को छोड़ देने, जम्मू द्वीप को छोड़ देने के बाद बाकी जितने भूमि है सब भोग भूमि है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो तप की जो भूमि है, यहाँ यज्ञ, ये यज्ञ की भूमि है। प्रथम यज्ञ भूमि इस भूखंड में हुआ था, आपने सुना ही है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आगाज है, जो गाये हों। तो हम उस बात को कह रहे हैं जिसके आगाज है, जहां पे हम पूरे ग्लोबल को शुद्ध करते हैं यज्ञ करके। पहले 1000 कुंडी यज्ञ अभी दिया जाता था, तो वो धुआं के रूप में और राख के रूप में, आप देखिए हजारों कुंटल लकड़ी आप जलाएं, उसमें यज्ञ सामान को जलाएं, तो उसमें से धूम्र निकल करके वातावरण में फैलता था और एक प्रकार के औषधि गुण होते, समझ गए। तो वो प्राकृतिक ढंग से इस समाज को समृद्ध करते थे। आरोग्य सबसे पहला है कि आरोग्य। आज हम कितने, आप देखिए हर रोग, हाँ, मतलब अभी ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो रहा है। अब महामारी आ रहा है, कोरोना काल का देखिए क्या हुआ था। हम तो कोरोना काल की स्थिति की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे रोग आ जाए तो आदमी घर से नहीं निकला, फिर सफाई की क्या बात है। फिर उसमें उस समय में गर्म पानी से नहाओ, बार बार हाथ को धो। जब हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे और पानी की व्यवस्था ही नहीं होगा, पानी हम भर के लाएंगे नहीं, नदी में जाएंगे ही नहीं, तो हमारा साफ सफाई कैसे होगा। पवित्रता के लिए सबसे पहले जल है, और जल ही नहीं रहेंगे फिर क्या, जल ही दूषित हो जाएंगे तो आप स्वाभाविक है दुनिया जो है क्या नहीं हो जाएगा, सब उल्टा सीधा हो जाएगा। तो बहुत गंभीर बात है कि हमें से विचार करना है। हमारा जो विचार है ये देखिए, प्राकृतिक रूप से अगर हम सर्च करते हैं, मंथन करते हैं, तो जो वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, साधु परंपरा, संत परंपरा, ये सारे जितने परंपरा है वो नेचर से जुड़ करके कार्य को किए हैं। तो हमें नेचर से जुड़ना है, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक भोजन करना है, केमिकल वाला कोई भी यूज ना करें। और जो हमारे पशुपालन हम करते हैं उसको भी केमिकल ना खिलाए, चारा बढ़िया खिलाए। खुद भी हम जो भोजन है, देखिए आज क्या हो गया है कि फ्रीजर वाला लोग ज्यादा खा रहे। बड़े बड़े होटल में 10 दिन के आपको खिलाया जा रहा है, कहीं कहीं इतने बड़े बड़े फ्रीजर है, आज बनाया गर्म कर करके लोगों को दे रहे हैं। ये सब रोग का घर है, तभी तो कोरोना आएंगे। कोरोना मनुष्य के इतने दूषित विचारों के कारण भी कोरोना तो आएगा, और भी नए नए रोग निकल के आएंगे। तो रोग कहां से उत्पन्न, रोग को भी जन्मदाता मनुष्य ही है। सारे कुरीति और सारे सुंदर रीति को जन्मदाता धारण करने वाला मनुष्य है। देवता या तो हम लोग सिर्फ नाम लेते हैं कि कहीं स्वर्ग है, स्वर्ग यही है,
जब यहाँ नहीं मिलेगा आपको तो वहाँ क्या मिलेगा? इसलिए मर के हम स्वर्ग को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। अरे पहले ही समझ लीजिए, हमारा जीवन पहले ही सुधर जाए तो ये जीवन जो है धन्य हो जाएगा। तो इस पर हमें विचार करनी है, हमें इस पर महापुरुषों का इस पर ध्यान दोहराना है लोगों को, कहना है लोगों को कि जितने हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और ऋषियों की वाणी, संतों की वाणी, जितने ग्रंथ है, उस ग्रंथ का प्रचार प्रसार हो, सही से हो, नेचर से जुड़ के हो। खाने की क्या चीज है, अगर हम इस सब पर विचार नहीं करेंगे तो दुख तो होगा ही होगा। जी रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। अब ये कौवा बन के मनुष्य जो है जी रहे हैं, हंस वाला भाव स्वभाव सब खत्म हो गया। मनुष्य तो इतने विकृति में चल रहे हैं कि उनको अपने माँ बहन और अपने समाज को भी ख्याल नहीं है कि समाज कहाँ जा रही है। सब पर विचार करने हैं बहुत ही गहराई से, और इस मनुष्य जाति को ऊपर ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, दगन गुण वृत्ति साधो गच्छन्ति तामसा। तामसी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हो गए हैं। तो इसको हमें अपने शास्त्र के माध्यम, गुरु के माध्यम से इसको जीवन में धारण करना है और अपने जीवन को प्रशस्त करना है। ये हम क्या कहेंगे, करना वो है जो नेचर से जुड़ करके जीवन में सारे ज्ञान को पढ़ें और गंदगी ना फैलाएं। के लिए प्लास्टिक और इन सब चीज को जो है जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही। पहले लोग ब्रॉन्ज में, ऐसे धातु के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, आरोग्य 100 वर्ष तक कोई बीमारी नहीं, 150 वर्ष तक कोई बीमारी नहीं। आज क्या हो रहा है, जन्म लेते ही सुई लो, सारे केमिकल, और केमिकल को मारने के लिए केमिकल ही दिया जाता है। प्रकृति से जुड़ करके कुछ भी जड़ी बूटी खा लेते थे लोग, ठीक हो जाते थे। अभी रोग ऐसे ऐसे नाम सुनकर ऐसा लगता है, कैंसर, बीपी, हाइपरटेंशन, भाग दौड़ की जिंदगी इतना हो गया, लोग चैन से नहीं। अगर एक शाम को मिल भी गया खाने के लिए तो दूसरे शाम है भी तो भी वो दौड़ रहे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो ये सब विचारणीय समय है। डॉक्टर साहब, आपने सुंदर प्रश्न किया था कि हमें गंगा के साइड में भी अगर हम नाले कर देंगे तो वो समुद्र कहीं भी ले जाइए जाएगा। इस पर विचार मनुष्य को करनी है। आप लोगों को क्या विचार करने हैं सर? आप मानव समुदाय को पर विचार करके आप ये जो हम कह रहे हैं उस पर टॉकिंग कीजिएगा, क्योंकि मानव समुदाय को बचाने हैं तो ऋषि परंपरा होगा, प्राकृतिक ढंग से और नेचर से जुड़ करके जीना होगा। प्रमाणिक वही है जो साधारण है। जितने हाई लेवल के होंगे वो प्रमाणिक नहीं। प्रमाणिक जितने सरल है, शुद्ध है, वही प्रमाणिक। तो यही बात है, आप सभी दर्शकों को, विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले को इस पर विशेष विचार करने हैं। और हमारे डॉक्टर राम जी के जो ये विचार है, इसके लिए तो पर विचार अपने करने के लिए कहे गए हैं। तो हमारा विचार जो है यही है, आप अपने नेचर से जुड़ेंगे, नेचर से जुड़ कर रहेंगे
क्योंकि एसी भी लगाते हो ना, तो उनमें से जो उसके वायु है वो तो फिर आपको बाहर ही मिलने वाला है। जो एसी में रहते हैं बायो वेस्ट हर चीज में है, और उसको मारने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए प्रकृति को बहुत, ग्लोबल जो हमारे भगवान है, जो हमारी ईश्वर है, उसको कितना दुख होता होगा जब हमको गर्मी टेम्परेचर हो जाता है तो बस गाड़ी के धुएं से हम परेशान रहते हैं। तो क्या ये धरती माता, ये प्रकृति, हवा, पंचभूत जो है वो क्या वो दुखी नहीं होते हैं? प्रिय सज्जनों, जय हिंद, जय भारत। विशेष ना कहते हुए आप सभी को यही कहेंगे, इसको आप समझ बूझ करके हमारे सर को, राम मिलन सर जो यहाँ पे जोग्राफर है, जोग्राफी करते हैं, विद्यार्थियों आते हैं और उनको जोग्राफियर है और जोग्राफी को पढ़ाते इसलिए गंगा नदी और नेचर से जुड़ करके बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो सबके ये विषय, हम सबको बात करते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही संक्षेप में इन सब पहलू पर चर्चा की आपने। और वैसे भी कहा गया है कि हम तो गंगा माँ के बच्चे हैं, और बच्चे तो एक बिल्कुल अनजान हैं, बिल्कुल यानी वो बिल्कुल यानी करेंगे ही अपना जो काम है ना, और माँ का काम होता है उनके यानी क्षमा करना, और तो गंगा माँ हमारे इसको क्षमा याचना करती रहती हैं। लेकिन ये भी हम लोगों को एक फ़र्ज बनता है, आखिर कब तक, कभी ना कभी गंगा माँ तो बूढ़ी होगी, हम जवान होंगे, और इसी तरह से अगर हम लोग यही सोचते रहेंगे कि गंगा माँ है क्षमा करती जाएगी, तो एक समय ऐसा आ जाएगा तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, और वो पानी हमारे बिल्कुल जो वर्तमान में जो शुद्धिकरण के रूप में देखा जाता है तो उस लायक भी नहीं रहेगा। तो कम से कम एक विवेकशील प्राणी होने के नाते इतना तो हम लोगों को चैतन्य रहना चाहिए। और जैसा कि देखिए वर्तमान में सब चीज़ चलता भी रहता है, कोप सम्मेलन चलते रहते हैं, कोप 13 से कोप 29 अभी जैसे आपका नवंबर दिसंबर 2024 में हुआ, और वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हुई, और ये हुआ कि हर तरीके से हम लोगों को वैश्विक तापमान कहीं ना कहीं क्या करना है, कम करना है। तो अब देखिए होली निकट भी है और आ भी रही है आपकी होली, और यहाँ पर देखिए अपने कल्चर को भी अपने हम लोगों को बरकरार रखना है, लेकिन उसके साथ साथ IUCN के द्वारा जो दिया गया है पर्यावरण, उसकी स्वच्छता पर भी ध्यान रखना है कि वैश्विक तापमान भी यानी ना होने पाए ज़्यादा, क्योंकि इसका परिणाम कुछ ना कुछ देखिए होली के बाद ही यानी नज़र आएगा। क्योंकि जब टेम्परेचर देखिए बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, तो परिणाम देखिए क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया इतनी फास्ट होगी, ओलावृष्टि होगी, और ओलावृष्टि का परिणाम क्या होगा कि हमारे जो अन्न होंगे, ये सब चीज़ें जो पूर्वांचल क्षेत्र के सब समाप्त हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हो जाते हैं, और फिर महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पे आती है। फिर कहते हैं उत्तरदायी किसको देते हैं, सरकार को देते हैं। तो देखिए हम लोग जो होली है, होलिका को मनाए उनाए सब ठीक है, अपने प्रेम भाव सद्भाव को सब कुछ करें, अच्छी बात है, अपने कल्चर को बरकरार रखें, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले चलें कि इतना करें ठीक है, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखें, उसको दूषित ना करने हो पाए, और ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान ना होने पाए। क्योंकि अगला देखिए जो कोप सम्मेलन होने वाला है, कोप 13 ब्राज़ील में हो रहा है, रियो डी जेनेरो में हो रहा है, और अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने हैं। और इसके क्योंकि रियो डी जेनेरो ही है जो कि UNFCCC, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हमेशा ये पृथ्वी सम्मेलन भी होता रहता है, तो इस पर एक विशेष फोकस करना है कि कहीं ना कहीं होली पर हम लोग क्या करेंगे, अरबों खरबों टन कहीं कहीं लकड़ी देखिए जलाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री देखिए उज्ज्वला योजना ले आ रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है कि लकड़ी यानी ना जलाएं, वनों को ना काटना पड़े, इन सब से रिलेटेड यानी दूर रहें। यानी इससे क्या होगा, वैश्विक तापमान, कार्बन ग्रे, कार्बन ब्लैक कार्बन, ये सारी चीज़ें हो रही थी, सब चीज़ें यानी जो कि सूर्य की जो किरणें थी उनको एब्जॉर्ब कर लेती थी, और यहाँ के तापमान, धरातलीय वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती थी। तो इस पर भी यानी हम लोग विचार करें कि ठीक है होलिका दहन करें, लेकिन एक लिमिट मात्रा में करें, इसको ज़्यादा
उतना ज़्यादा वो ना करें कि इसका दुष्परिणाम आए कि 2-4 दिन के बाद पता चले कि जितने भी महानगर होंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी होंगे या मेगा सिटी होंगे, उसके चारों ओर क्या होगा, ऊष्मा का गुंबद हो जाएगा और फिर वहाँ पर क्या होगा, धुंध कोहरा यानी उत्पन्न होगा और फिर ओलावृष्टि होगा और इसका परिणाम यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ेगा। और फिर दूसरा चीज़ है, देखा जाए तो आजकल हम लोग केमिकल के बने बहुत सारे रंगों का प्रयोग कर रहे हैं और ये केमिकल कहीं कहीं ना कि हमारे स्किन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और स्किन से रिलेटेड बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, उन लोगों से पूछिएगा या कभी भी हॉस्पिटल में जाकर के एक बार चक्कर लगाइएगा जिनके स्किन की समस्या होती है, कि एक बार अगर किसी की स्किन की समस्या अगर हो जाती है तो कई सालों लग जाते हैं, बेचारा वो इलाज करते करते परेशान हो जाता है। एक तरफ हम लोग तरह तरह के यानी क्रीम पाउडर लगाते हैं, दूसरा देखिए क्या करते हैं कि एक दिन यानी मुख्यमंत्री जी भी ये कहते हैं कि साल में एक ही बार तो आखिर होली आती है, लेकिन होली आती है एक ही बार, लेकिन इसको ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण से मनाए कि आपस में मेल जोल बढ़ाए, अपनी जो कमियां रह गई हैं, जो हम लोगों ने एक दूसरे को वैमनस्य की चीज़ थे उसको यानी एक होली मिलन के द्वारा उस वैमनस्य पे क्षमा याचना करें, ये चीज़ करें और प्यार से यानी प्रेम से यानी जो प्रेम का जो रंग है गुलाल उससे यानी खेलें। केमिकल का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि बहुत से संवेदनशील अंग होते हैं, जैसे श्वसन की प्रक्रिया होती है, आँख से रिलेटेड होती है, स्किन से रिलेटेड होती है, इस सब का यानी केमिकल का बहुत ही हानिकारक यानी प्रभाव पड़ता है। कंपनियां क्या करेंगी, वो तो अभी देखिए बाजारीकरण करेंगे, वो तो मार्केटिंग करेंगे, उनको अपना बेचेंगे अपना, ठीक है, लेकिन एक समझदार पुरुष के लिए रहता है कि एक सस्टेनेबल की तरफ चले, कि अपना कल्चर भी यानी बरकरार रहे, अपना यानी सब कुछ रहे, कल्चर को यानी ध्यान में रखें और लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रखें। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसी पर और भी सब वार्ता करेंगे, क्योंकि अब भूगोल के शिक्षक हैं हम, तो अब इसी पर यानी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती है पर्यावरण से रिलेटेड और हर चीज़ को कल्चर से जोड़ते हुए। जय हिंद, जय भारत। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारी संस्था में, धन्यवाद।